हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉलम। कॉलम के दो केसेस हमने कर लिए हैं। इससे पहले एक्सियली लोडेड कॉलम और हेलिकल एनफोर्समेंट दो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आज का टॉपिक है यूनी एक्सियल बेंडिंग। ठीक है, एक्सियल लोड और यूनी एक्सियल लोड कैसे लगता है उसके बारे में आज जानेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। यूनी एक्सियल का मतलब क्या होता है? जो लोड एक्सिस पे लगता है उसको एक्सियल लोड कहते हैं। ठीक है, एक्सियल लोड जिसे कहते हैं जो एक्सिस पे लगता है। कोई क्रॉस सेक्शन है, उसका एक्सिस कौन सा है? ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। इस पर कोई लोड लगेगा तो क्या लगेगा? एक्सियल लोड कहलाएगा। अगर क्या हो यहाँ लोड लगेगा, इसके सेंटर पे लोड लगेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको एक्सियल लोड कहते हैं। अगर इस पे केवल लोड लग रहा है, इस सेंटर से हटकर यहाँ कोई लोड लगेगा, इधर कोई लोड लगेगा, तो क्या होगा? वो इस सेंटर से हटकर इसकी इसेंट्रिसिटी कुछ न कुछ इसेंट्रिसिटी पे ये लोड एक्ट करेगा। तो उस लोड के कारण क्या होगा? मूवमेंट आएगा। इस लोड के कारण क्या होगा? मूवमेंट क्रिएट होगा। क्यों ये सेंटर से दूर लग रहा है, तो इसेंट्रिसिटी क्रिएट होगी। तो उसी को हम लोग यूनी एक्सियल बेंडिंग कहते हैं। तो उसी के बारे में आज पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा यूनी एक्सियल बेंडिंग क्या होती है। जब लोड आपका सेंटर पे ना लग के थोड़ा डिस्टेंस पे लगे, उसकी इसेंट्रिसिटी कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी होती है, तो उसके कारण क्या होगा? एक मूवमेंट जनरेट होगा, मूवमेंट एम। ठीक है, और जो पी हम लोग निकालते हैं, पी का मतलब क्या होता है? जो आपका अल्टीमेट लोड आता है उसको हम लोग पी कहते हैं। बात करते हैं इसमें आगे कि ये जो आपका यूनी एक्सियल लोड होता है, यूनी एक्सियल बेंडिंग होती है, इसका काम कैसे होता है वो दिया गया है आपके कोड में, पेज नंबर 71 पे। क्या दिया है? मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइन एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग। इसमें क्या कह रहा है कि ऑल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग शैल बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 39.1 एंड 39.2। इस क्लॉज के बेसिस पे इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इसकी जो डिज़ाइन है, शायद दिख रहा होगा आप लोग को, अब दिखा होगा। तो इसकी जो डिज़ाइन है वो SP16 के थ्रू हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। उसमें इंटरेक्शन कर्व बनता है, उस डायग्राम बनते हैं, अलग अलग चार्ट रहता है, उसी के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्कशन करते हैं आगे। इसमें कई सारे केसेस हैं, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला केस इसमें आता है क्या? बाकी आपके एजम्पशन सारे वैसे ही हैं। आपका प्लेन सेक्शन हमेशा जो है बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग आपका वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, और भी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो सब भी आपके रिलेशन जो होता है वो आपको अर्लियर जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ रहता है। जैसे ये सब बीम में आप लोग पढ़े होंगे, ये सब डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा अभी सामने। क्या करते हैं कि मानते हैं कि एक कॉलम का सेक्शन है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन दिया गया उसी टाइप का एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ये बी है, ये डी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? चारों कॉर्नर्स पे कॉलम लगे होंगे। कॉलम नहीं लगा होगा, आपके स्टील लगे होंगे। इसके बाद क्या करना है? स्टील है ये आपके। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो ASC है, इसका एरिया क्या है? AST है। इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रल एक्सिस होगी। इसकी न्यूट्रल एक्सिस, हम पहला कंडीशन मान रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस आपका सेक्शन में होगी। ये जो सेक्शन है उसके अंदर होगा, क्योंकि ये सेक्शन क्या हो रहा है अभी? क्या है कि इसमें दो केस इसलिए है क्योंकि एक्सियल का मतलब इस पे लोड ऊपर से लग रहा है। ऊपर का मतलब इसमें कंप्रेशन आ रहा है। कंप्रेशन जब होगा तो केस ये हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर हो सेक्शन के, या सेक्शन के बाहर हो। क्योंकि आपका जो सेक्शन है उस पर क्या हो रहा है? फुल्ली कंप्रेसिव लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड तो लग नहीं रहा है। इस पर जब लोड लगेगा ऊपर से ही तो लगेगा लोड, ऐसा नहीं कि इंक्लाइंड लोड लगेगा। ऊपर से जब लोड लगेगा तो फुल्ली कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी सेक्शन के बियॉन्ड भी जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके सेक्शन के अंदर भी हो, और हो भी सकता है कि सेक्शन के अंदर भी हो, माइट भी वो थोड़ा सा दूर भी रहे। तो पहला केस हम मान के चल रहे हैं कि
ये लाइज इन द सेक्शन, सेक्शन के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई आपकी, NH से हम लोग इसको डिनोट करते हैं न्यूट्रल एक्सिस को, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम क्या कहता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है 0.0035, और इस पर जो इसकी वैल्यू होती है, किस पर, इसके सेंट्रॉइड पर इसकी कितनी वैल्यू होती है 0.002 होती है, ठीक है। 0.002 इस पर वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पर, यहाँ जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.002। अब क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है, ये कैसा सेक्शन है, एक पैराबोला बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ये इतना पोर्शन पैराबोला है, ये इतना पोर्शन रेक्टेंगल का है। तो हमें फाइंड आउट करना है CCU। CCU का मतलब ये जो लोड लग रहा है कंप्रेसिव लोड, और ये कंप्रेसिव लोड किसके कारण लग रहा है, ये जो स्टील आपके प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन पढ़े होंगे, उसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। ये टेंसाइल फोर्स यहाँ लग रहा है TSU, ठीक है, ये नीचे जो स्टील बाल दिए हुए है इसके कारण, और ये CSU कौन सा लगेगा, जो ऊपर स्टील बाल लगे हैं, ठीक है, उसके कारण जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा वो CSU हो गया, टेंसाइल के लिए TSU, और कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट का इसीलिए CC लिखा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट, CS लिखा हुआ कंप्रेसिव फोर्स स्टील, TS मतलब टेंसाइल फोर्स किसका, स्टील का। शायद नोटेशन से समझ गए होंगे। और ये एक्ट कहाँ करता है, ये एक्ट कहाँ करेगा, ये पूरा जो डायग्राम है उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा 3/7 XU पे होगा। तो ये इस पर जितना भी कंक्रीट है, इस सेक्शन में जितना भी कंक्रीट है उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा 3/7 XU पे होगा। XU का मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन है वो दिखाया गया है। तो CCU हो गया ये एक्ट कहाँ करेगा, इसको हम लोग 0.42 XU कह सकते हो, इसको अगर डिवाइड करोगे इतना ही आएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है वो आपको D' दिया हुआ है, ये इनके बीच का इफेक्टिव जो कवर है वो कितना है D' है, नीचे से भी D' ही है। अब बात करते हैं CCU के जो वैल्यू है वो कहाँ से निकालेंगे। CCU को आप लोग को पहले भी डब्ल्यू में भी पढ़े हों, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। CCU = 0.36 FCK B × XU, सिंपल चीज़ है आपका। इसका स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। एरिया कितना है, ये B है, B × XU क्या होगा, कंप्रेसिव का एरिया हो गया B × XU, और इसका स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस आपका कितना 0.36 FCK। अब क्या करना है आपको, देखिए CCU हमें मिल गया, CSU निकालेंगे। CSU कैसे फाइंड आउट करेंगे, ASC - FSC - FCC, ASC अंडर ब्रैकेट। अब इसमें जितना भी कंक्रीट का स्ट्रेस होगा उसको हम लोग कंक्रीट के स्ट्रेस को माइनस करेंगे स्टील के स्ट्रेस, क्योंकि कंक्रीट हटेगा तभी तो स्टील यहाँ लग पाएगा। कंक्रीट यहाँ पहले था, हमने स्टील लगाया है, तो स्टील के कंक्रीट का एरिया हम लोग को उसका स्ट्रेस माइनस करना पड़ेगा ना। तो कंक्रीट का एरिया अंडर ब्रैकेट FSC का मतलब स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन स्टील। स्टील में कंप्रेशन में जो स्टील जो लगा है आपका कंप्रेशन में उसका कितना स्ट्रेस है उसकी बात हो रही है। FST का मतलब FST आपका यहाँ होगा स्टील इन टेंशन, AST के कारण होगा, ये क्या है ASC के कारण। बात हो रही थी CSU की, इसका सिंपल ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। TSU क्या है, AST × FST, ठीक है। ये हम लोग FCC कैसे निकालेंगे, FCC का सिंपल फार्मूला है 0.446 FCK, ये सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 0.446 FCK। और FSC और FST कैसे निकलेगा वो हम आपको अभी आगे बताएंगे, ठीक है। इससे पहले आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आपका अल्टीमेट लोड होगा, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा क्या, हमने क्या पढ़ा अभी, CCU निकाले, CSU निकाले, TSU निकाले, तीनों फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अल्टीमेट जो लोड होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट लोड होगा, इन सब का समेशन होगा। कैसे समेशन होगा, ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, CCU हमारा पॉजिटिव होगा, CSU हमारा पॉजिटिव होगा, ये लेकिन माइनस में होगा, ठीक।
तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अपना सिंपल फार्मूले में रख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, अल्टीमेट लोड आ जाएगा। अल्टीमेट लोड निकलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मूवमेंट, वो भी अल्टीमेट मूवमेंट। अल्टीमेट मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर से आपको मूवमेंट लेना पड़ेगा। सेंटर से मूवमेंट कैसे लिया जाएगा, देखिएगा ध्यान से। टेकिंग मूवमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ द कॉलम, सेंटर ऑफ द कॉलम, कॉलम के सेंटर से इसके मूवमेंट लेना है आपको। तो कॉलम का सेंटर कौन सा होगा, ये पूरा डी है, तो d/2 इसका क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, ये पूरा d है तो d/2 इसका सेंटर होगा ना। तो d/2 से देखिए CCU कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो d/2 आपका जहाँ भी आ रहा हो d/2 किए, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, 3/7 XU, 3/7 XU को हम लोग क्या कहते हैं, 0.42 कहते हैं। ठीक है, 0.42 उसी को कहा जाता है। ये CCU की बात हो गई। अब CSU की बात हो रही है। तो d/2 आपका कहीं भी आ रहा हो, हम जरूरी नहीं कि आपका सेक्शन के इधर हो, कहीं भी आ सकता है। d/2 आपका क्या है, सेंटर है, इसके मेन सेंटर की बात हो रही है। हमने इसको यहाँ मार्क नहीं किया, वैसे मार्क करना चाहिए था। फिलहाल देखते हैं आगे। CSU की बात हो रही, तो हमारा d/2 अगर मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो हमारा लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके सेंटर से मूवमेंट लेंगे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ ही तो मूवमेंट होता है। तो फोर्स हमारा ये हो गया, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी d/2 से, ये डिस्टेंस क्या है, d' है, तो d/2 माइनस d', CSU इक्वल्स टू d/2 माइनस d'। ऐसे TSU की बात हो रही है, तो TSU ये है, ये कितना डिस्टेंस से इधर d' पे बाहर है, तो यहाँ से सेंटर से मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा, TSU इंटू d'। आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या है, इधर मूवमेंट लग रहा है इधर। ठीक है, फोर्स इधर, इसको क्या ऐसे रोटेट करेगा, और ये टेंसाइल फोर्स जो है वो भी इधर लग रहा है, वो भी ऐसे रोटेट करेगा। दोनों क्या होगा, तीनों फोर्स क्या हैं, आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं ना। तो तीनों फोर्स आपके क्या होंगे, समेसन में होंगे। तीनों फोर्स आपके क्या होंगे, मूवमेंट, तीनों मूवमेंट आपके क्या होंगे, समेसन में होंगे। इसी तरह इसको हम लोगों ने लिख लिया गया d/2 इंटू माइनस d'। आप चाहो तो इसको दोनों को, इन दोनों का ये चीज़ कॉमन लेके CSU प्लस TSU करके d/2 माइनस d' कर सकते हो, इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ FSC एंड FST। FSC और FST को निकालना है आपको, कैसे फाइंड आउट किया जाए इसको, मेन टास्क आपका यही है। ठीक है, तो देखा जाए, पहला आपका है, अगर माइल्ड स्टील आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आप काम कैसे करेंगे। ठीक है, माइल्ड स्टील दिया है तो आपको स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट। ठीक, पहले आप फाइंड आउट क्या करेंगे, स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेन अगर मिल गया, स्ट्रेन का फार्मूला क्या हो, 0.87 Fy इंटू ES। इस फार्मूले से वैल्यू आई कितनी, 0.0010875। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आई। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, जो हमारी वैल्यू है क्या, ESC की वैल्यू हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ESC की वैल्यू को चेक करेंगे, ESC या EST, अगर जो भी निकालना हो आपको, ESC या EST में से दोनों चीज़ों में से जो भी निकालना हो, चाहे ESC निकालना चाहे EST निकालना हो, चेक करेंगे क्या, ये अगर ग्रेटर देन होगा इस वैल्यू से, ESC या EST जो अगर ग्रेटर देन होगा इससे, तो हमारा जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का मतलब FSC और FST, उनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.87 Fy होगी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन होगा तब हमारी इसकी वैल्यू 0.87 Fy होगी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन होती है तो क्या होगा, स्ट्रेस हमारा FSC और FST, स्ट्रेन इंटू ESC हो। स्ट्रेन का मतलब ये जो EST और ESC जो आया है आपका, इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ES से। ES की जो वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁵। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, माइल्ड स्टील की। आगे बात करते हैं, आपका जब ग्रेड दिया हो FE 415 के केस में क्या करना है आपको, FE 415 के केस में हमको क्या करना है, स्ट्रेन जो दिया होगा, स्ट्रेन पहले फाइंड आउट करेंगे। इसमें टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट होता है, उसका हम लोग 80% लेते हैं। ठीक है, 80% यहाँ लेंगे तो 0.8 × 87 Fy/ES।
तो उससे हमारा इसकी वैल्यू कितनी है 0.00144। ठीक है, अब क्या करना है, ES और ESC जैसे यहाँ हम लोग चेक किए थे, अगर ये वैल्यू लेस देन हो, अगर इसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन इनटू ES करते हैं। स्ट्रेन का मतलब ये इसकी जो वैल्यू ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकालेंगे उतना इनटू ES कर देंगे। अगर ये ग्रेटर देन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल वैल्यू है, आपको ये बुक दिया होगा BC पूनमिया, हमने BC पूनमिया, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें सब में दिया होगा, आप वहाँ से इसको गो थ्रू हो सकते हो, उससे ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने पेज नंबर 1020 टेबल 39.1 ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दिया है इसमें, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है FSC और FST ना। तो FSC और FST हम इस डायग्राम से अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टेबल से हम इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस टेबल को हम अपने डिस्क्रिप्शन में PDF जो भेजा जाएगा उसको मेंशन कर देंगे इसमें, तो वहाँ से आप लोग गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या है कि टेबल बनाने में समय लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब क्या करते हैं, अब इस पे हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। पहला वाला जो आपका पहला जो केस था, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द सेक्शन में जो न्यूट्रल एक्सिस लाई करती है, तो उसके लिए हमारा PU और MU हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो PU और MU को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हमने बता दिया। यहाँ से FSC और FCC ऐसे निकालेंगे इस फार्मूले से, FST और FSC तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हमने बता दिया, इस ऐसे निकाला जाएगा। तो अब करते हैं इस पर न्यूमेरिकल कैसे होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फिगर शोन इन द सेक्शन ऑफ RCC कॉलम 250 × 500 mm, ये आपको कॉलम का साइज़ दिया हुआ है। टेकिंग AST ASC इक्वल्स टू 804 mm², 804 mm² आपका AST और ASC को रखना है। फाइंड PU और MU को निकालना है आपको। यूज M15 कंक्रीट एंड Fe 250, टेक XU इक्वल्स टू, आपको दिया न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है आपको 370 mm। अब देख सकते हो आप, क्या देखना है आपको, ये आपको सेक्शन दिया है 500 mm का, ये आपका सेक्शन के अंदर आ रहा है, 370 है, ये 500 का क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड नहीं जा रहा है, ये सेक्शन के अंदर ही है। क्या न्यूट्रल एक्सिस, हमारी न्यूट्रल एक्सिस 370 पे ये लाइन हो गई। 250 × 500 का आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, दोनों का एरिया बराबर है, तो AST और SC का एरिया हमने बराबर कर दिया है। 50 mm ये है, 50 mm कवर इधर दिया गया है, कवर दोनों साइड इधर कवर दिया गया है। ESC और EST हम लोग को नहीं पता है, हम लोग निकालेंगे अभी उसको, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। यहाँ CSU है, CU है, TSU है। ठीक है, ये सारे फोर्स अभी डिस्कशन हुआ है इसके बारे में। तो हमारा पहला काम क्या है, पहला काम हमारा यही है कि FSC और FST निकालना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ESC चाहिए। ESC की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ESC की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, अभी इससे पहले वाले इसमें हमने क्या देखा है, हमारा ग्रेड पहले देख लीजिए कौन सा है। ग्रेड आपको दिया है Fe 250, Fe 250 ग्रेड के लिए स्ट्रेन हमारा ये फार्मूला हो गया। तो ESC और AST की पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ESC की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, ESC की वैल्यू हम लोग ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे। कितना होगा, ये आपको मालूम है कितना है, ये पूरा है 370। ठीक है, और ये क्या है 0.0035 होगा। तो 0.0035/370 इक्वल्स टू, ये इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये 50 माइनस कर देंगे, 320 बचेगा। तो इतना बटे 320, इतना बटे 370, तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। EST कैसे निकालेंगे, EST ये चीज़ नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख रहे हो पूरा 370 है, इसमें से ये 500 में से माइनस करोगे तो ये 50 और 180 के बीच में टूट जाएगा। अब क्या करना है, EST/80 इक्वल्स टू
0.0035 इंटू 370, ठीक है। ट्रायंगल की सिमिलर प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई, EST और ESC की। ESC क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल में यूज है। अब हमें पता है जब ESC की वैल्यू 0.0030 है, इसका मतलब 0.0010 से ये क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0.87 FY होगी, 0.87 FY होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.87 FY, तो FY का मतलब ग्रेड आपको दिया है 250, तो 217.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब EST की जो वैल्यू है, ये दूसरी वाली की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये कम है इससे क्या है, इससे ये वैल्यू क्या है, कम है, ये वैल्यू इससे कम है ना, ठीक है। 0.0010 से कम है ना ये वैल्यू, 0.000750, तो कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका केस क्या था, जब लेस देन होगा तो स्ट्रेन इंटू ES करना है, स्ट्रेन इंटू ES करना है। तो स्ट्रेन हमारा कितना है, स्ट्रेन हमारा EST की वैल्यू कितनी आई है, 0.000757 आ गया। ES की वैल्यू क्या होती है, 2 × 10⁵ होती है। तो हमारा ये आ गया आपका FST आ गया, FSC आ गया। दोनों चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा शायद। अब क्या करना है, फाइंड फोर्सेस हमको निकालना है। क्यों निकालना फोर्सेस, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है PU। तो CCU निकालेंगे, फार्मूला सिंपल है, 0.36 FCK B × XU। तो FCK आपको 15 दिया और B आपको 250 दिया, XU आपको क्वेश्चन में दिया 370। तो हमारा ये आ जाएगा 500 किलो न्यूटन नियरली। CSU निकालना है। CSU हम लोग कैसे निकालेंगे, ASC × FSC, ठीक है, ASC × FSC × FSC माइनस FCC। FCC की वैल्यू क्या होती है, 0.44 FCK होती है। 44 FCK की वैल्यू कितनी है, M15 ग्रेड दिया हुआ है। FSC हमने क्या निकालना है, 217.5। तो ये ASC आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 804, तो CSU आ जाएगा 169.49, ठीक है, ये इतना आ गया होगा। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका TSU। TSU AST × FST होता है। AST की वैल्यू 804 दिया है, FST आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है FST आपने, 151.3। तो 151.3 इसमें रख दिए, तो TSU आ गया। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एक को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तीसरा क्या है, अपोजिट लग रहा है। तो हमारा PU आ जाएगा इतना 547.85 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, मूवमेंट हम लोग निकालेंगे। मूवमेंट निकालने के बाद, मूवमेंट का सिंपल फार्मूला है, फार्मूले पे हम लोग सिंपल वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद आपका मूवमेंट आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, ठीक है। D/2 D' की वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, XU आपको दिया हुआ है, D आपको, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, लोड आपने क्या लिखा है, किलो न्यूटन में लिया है। तो आप लोग जो D की वैल्यू 500 mm दिया है, तो आप उसको मीटर में रखेंगे, तभी किलो न्यूटन मीटर में ये MU आएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, जैसे XU की वैल्यू 370 mm है, तो 0.37 रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, जब आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करे, बियॉन्ड द सेक्शन के बाहर लाई कर रहा है। अच्छा, सेक्शन के बाहर यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब कॉलम में प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगते हैं। इसमें कंप्रेसिव लोड ही लगना है आपको, तो कंप्रेसिव लोड जो लग रहा है तो उसके कारण क्या होगा, कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो उसके कारण आपके सेक्शन में जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बियॉन्ड द सेक्शन चली जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसको, ये केस आपको कंसीडर, ये केस आपको पढ़ना है। तो जब इस पे वेरी कर रही है आपकी, जब कंप्रेसिव लोड आ रहा है, तो आपको मालूम है जब प्योरली कंप्रेसिव लोड आता था, जब से WSM आप लोग पढ़ते थे, तो वहाँ क्या होता था, इसकी वैल्यू 0.002 होती थी मैक्सिमम, ठीक है। लिमिट स्टेट आया तब इसकी वैल्यू 0.0035 आई, ठीक। तो क्या करना है, देन द स्ट्रेन इज वेरीज इन द सेक्शन, तब स्ट्रेन क्या होगा, वेरी करेगा। जब कंप्रेसिव, फुली कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो हमारा स्ट्रेन क्या होगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। पहले हमारा स्ट्रेन क्या था, पहले हमारा स्ट्रेन इस डायग्राम में देखिए, ये ऐसे डायग्राम बना था, 0.0035 हुआ है।
तो वहाँ से ये चीज़ वैल्यू धीरे धीरे कम हुई है, ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। ये मैक्सिमम है 0.0035 यहाँ तक, ये अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कम ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये क्या होगा, पहले यहाँ तक ठहराएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एक टाइम आएगा ऐसा कि ये इन्फिनिटी तक ऐसे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे मैक्सिमम वैल्यू है 0.002, ये मैक्सिमम हमेशा रहेगा, इतना ही तो, इतना तो रहेगा ही स्ट्रेन इसमें। ठीक है, ये स्ट्रेन की बात हो रही। बात ये क्रॉस सेक्शन इसका दिया हो B/D, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, XU हम लोग दिखा रहे हैं। ये इसका D है, D का मतलब डेप्थ है, कॉलम की डेप्थ, वो K टाइम ज़्यादा होगी, किससे, K टाइम इसका ज़्यादा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये XU से ज़्यादा है, इसलिए K से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। अब देखिए ये चीज़ स्ट्रेस डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग, ये इतना पोर्शन आपका पैराबोलिक है, इसके ऊपर रेक्टेंगुलर है। तो पैराबोलिक कहाँ तक है? पैराबोलिक आपका पूरा सेक्शन है, ठीक है, पूरा सेक्शन। लेकिन सेक्शन आपका कहाँ तक है? सेक्शन आपका तो यहीं तक तो है, हमें बात केवल यहीं तक करनी है, इसको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट हमने माना है G। हम लोग अगर एरिया वगैरह निकालना की कोशिश करेंगे, क्या है कि ये इतने पोर्शन का एरिया आपको निकालना बहुत टफ काम है। अगर इस पोर्शन का आपको कहा जाए कि इतने का पैराबोला है, इसका एरिया निकालिए, तो ये शायद एक बहुत टफ टास्क होगा। इसलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट लिए हैं। क्या लिए हैं? इस पूरे सेक्शन को हमने रेक्टेंगुलर मान लिया है, और यहाँ से एक लाइन प्रोसीड किया गया है जो इसको ऐसे कट करती हो, तो इसको हमने, ये डिस्टेंस को हमने G माना है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी G है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4/7D। आपको मालूम है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है पैरा ये देखिए, ये होगा, ये इतना 4/7D, ठीक है, क्योंकि सेक्शन के बाहर नहीं जाएगा ना, ये 3/7D। यहाँ XU था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में XU था ये डिस्टेंस। लगभग क्या है कि XU आपका ज़्यादा हो गया है D से, XU आपका ज़्यादा है ना D से, D तो आपका यहीं तक है, XU आपका यहाँ तक चला गया है, तो हम लोग को रहना है D तक ही। तो ये डिस्टेंस आपकी 4/7D हो जाएगी, ये डिस्टेंस 3/7D, ये 0.44 से FCK, ये CSU, ये CCU, और इधर TSU। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो फोर्सेस हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो मूवमेंट लगेगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में ही तो आएगा। इसमें दोनों साइड, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस बीच से कट तो कर नहीं रही है, न्यूट्रल एक्सिस बाहर है, तो क्या होगा, जो आपके फोर्सेस हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में, ये भी लगेगा इधर भी, और टेंसाइल फोर्स भी एक ही डायरेक्शन, इधर भी लगेगा, टेंसाइल इधर लगेगा, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट G आपका, G इतने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस G है, तो G को हम लोग कहते हैं क्या, G इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाई कंप्रेसिव एज टू द लीस्ट कंप्रेसिव एज। हाई कंप्रेसिव एज से लो कंप्रेसिव एज के बीच की डिस्टेंस है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या कहता है, y = x²। y की जो वैल्यू है हमारी ये है, G हो गई, x कितना है इसका 4/7D, तो 4/7D का होल स्क्वायर, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इसी फार्मूले पे y = x², तो y हमारा ये हो गया 0.446 FCK, ठीक है, और x कितना हो जाएगा, x का मतलब K × D हमारा क्या है, K × D आपका क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शन है, टोटल क्रॉस सेक्शन K × D है ना, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन माइनस करेंगे, पूरे में से, पूरे डायग्राम में से हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा, पैराबोला निकलेगा ना। उसी के लिए तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो 0.446 FCK ये इसकी एक साइड हो गई, इक्वल्स टू K × D। K × D आपका क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गई, ये K × D हो गया, माइनस 3/7D, 3/7D का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, G की एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 0.446 FCK 4/7K - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा शायद। इसके बाद क्या करना है, हम लोग G निकाल लिए, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया कितना होगा स्ट्रेस ब्लॉक का, वो फाइंड आउट करना है। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको देखिए। देखिए,
एरिया आपका स्ट्रेस ब्लॉक का, उसको हम लोग K1 से दिखाएंगे 0.446 FCK इंटू डी। हम क्या माने हैं कि ये पूरे को पहले क्या किया गया, रेक्टेंगल मान लिया गया है। अगर एरिया निकालना है, अभी हमने कहा कि एरिया इसका निकालना टफ नहीं है, मतलब आसान नहीं है, टफ है, तो ए भी रेक्टेंगल मान लिया गया। 0.446 FCK इंटू डी, FCK इंटू डी कर दिया जाए तो क्या होगा, ये पूरा रेक्टेंगल एज्यूम करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है तो नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया इतना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इतना माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, तो ये जी है, ये G/3 इंटू 4/7 इंटू डी, तो ये कितने में फैला हुआ है, 4/7 डी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी तरह से माइनस करेंगे, G/3 इंटू 4/7 इंटू डी, ठीक। पैराबोला का ये सेंट्रॉइड से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब क्या किया जाएगा, ये एरिया हो गया आपका। अब यहाँ जी की जो वैल्यू आपने इससे प्रीवियसली निकाला है, जी की वैल्यू आपने ये निकाला है ना 0.446 FCK 4/7K-3, ये वैल्यू आपने निकाला है अभी। तो इसको यहाँ रखिए और अपना जो एरिया है उसका फार्मूला आप लोग ये वैल्यू रखेंगे जी की यहाँ पे। इस फार्मूला आपको मॉडिफाई हो जाएगा 0.446 FCK D 1 - 4/21 अंडर ब्रैकेट 4/7K-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी बात हो गई किसकी, एरिया की। एरिया की इतनी बात हो गई है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, सेंट्रॉइडल एक्सिस की। अच्छा, ये एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो फोर्स लग रहा है CSU, क्या इसकी पोजीशन बदलेगी, इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जहाँ स्टील लगेगा उसके सेंटर पे ये एक्ट करेगा, जो स्टील है उसके सेंटर पे ही तो एक्ट करेगा ये, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या बदलेगी, इसकी भी पोजीशन नहीं बदलेगी, ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। तो बदलेगा क्या, बदलेगा CCU की पोजीशन बदलेगी, CCU की पोजीशन बदलेगी। और वो कितनी होगी, उसी को निकालने के लिए हम लोग K2 निकाले हैं, सेंट्रॉइडल ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। उसका कितना सेंट्रॉइडल होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करना है आपको, टेकिंग मूवमेंट अबाउट द हाईली कंप्रेसिव एज, हाईली कंप्रेसिव एज की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट कैसे निकलेगा, हमने क्या माना है, इसको रेक्टेंगल माना है इस पूरे को। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 0.446 FCK इंटू D/2, सेंट्रॉइडल इसका मूवमेंट ले रहे हैं ना अभी, सेंट्रॉइडल D/2 हो गया। और ये जो छोटा सा पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया भी हमने बताया कितना होगा, ये टोटल अभी बात हो रही। तो इतना एरिया हो गया इसका। इसका सेंट्रॉइडल कहाँ होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, देखिए अगर आपसे बात किया जाए कि ये जो छोटा सा पोर्शन है इसका आपको निकालना है सेंट्रॉइडल, तो आपको क्या कहा जाएगा कि ये अगर यहाँ से सेंट्रॉइडल निकालना है, आपको यहाँ सेंट्रॉइडल निकालना है, तो 3/7D तो आप एज इट इज ऐसे चलेंगे। इसके बाद 4/7D इंटू 3/7D आप चले इंटू 4/7D का 3/4 टाइम्स, ठीक है, 3/4 टाइम्स 4/7D का। ऐसे इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसका सेंट्रॉइडल, अभी हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल है पूरा, मूवमेंट ले रहे हो, रेक्टेंगल इंटू ये इसका एरिया इंटू इसकी सेंट्रॉइडल लेंथ कितनी हो गई, D/2 हो जाएगा, माइनस ये इसका एरिया इंटू इसकी सेंट्रॉइडल लेंथ। इसकी सेंट्रॉइडल लेंथ हमारी ऊपर से देखेंगे 3/7D प्लस 4/7D इंटू 3/4, वही किया गया यहाँ। तो इसका फार्मूला ये हो गया 0.446 FCK D²/2 माइनस 8/49 GD², ठीक है। ये K2 की वैल्यू हो गई, ये K1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड आपको अभी हमने क्या बताया, हमने क्या बताया कि इसके फोर्स जो हैं वो तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो CCU, CSU और TSU तीनों आपका ऐड हो जाएगा। इसमें CCU की क्या फार्मूला है, K1 इंटू बी। K1 आपका ये है, B आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन की विड्थ, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसकी विड्थ आपकी B है। इससे हम लोग CCU निकाल लेंगे, ठीक है। CSU कैसे निकालेंगे, पुराने फार्मूले से, ASC इंटू FSC माइनस FCC। AST कैसे निकालेंगे, पुराने ही फार्मूले से, AST माइनस FST, ठीक है। अल्टीमेट लोड की बात आती है, मूवमेंट की बात आती है, ये अल्टीमेट लोड की बात यहाँ तक हो गई। अल्टीमेट मूवमेंट की बात आती है, मूवमेंट MU आपको निकालना है। तो टेकिंग मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉलम, सेंटर ऑफ द कॉलम हम मानते हैं ये हमारा कॉलम है,
ये कॉलम क्रॉस सेक्शन है डी, ये इसका कहीं सेंटर होगा यहाँ कहीं, ठीक है। इसके सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर है, तो हम मूवमेंट लेते हैं इसके लिए, इस फोर्स के लिए, सी यू के लिए। तो सी यू इंटू इसकी डिस्टेंस क्या है, ये पूरी d/2 है, उसमें से क्या 3/7d हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सॉरी, हमने इसका सेंट्रोइडल निकाला, सॉरी ये K2 निकाला हमने इसके लिए। K2 किसके लिए होगा, इसी फोर्स के लिए है, तो K2, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, क्योंकि अब ये पूरा स्ट्रेस ब्लॉक आपका बड़ा हो गया है, इसलिए इसकी पोजीशन कहाँ होगी वो आपको नहीं पता है। उसकी पोजीशन निकालने के लिए हमने ये चीज़ निकाला है। तो CCU d/2 माइनस K2, ठीक है, ये K2 हो जाएगा इसका फार्मूला, प्लस CSU आपका दूसरा वाला फोर्स है, वो कहाँ होगा, CSU आपका कहाँ होगा, d/2 माइनस d डैश, इसको d डैश कहते हैं। तो d/2 माइनस d डैश। ऐसे ही अब क्या करना है, देखिए ये तो बात हो गई। मान लीजिए यहाँ सेंटर है, तो फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। और इधर क्या है, फोर्स भी, ये फोर्स भी इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये जो टी लग रहा है आपका, टी इसके d/2 के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, रोटेट ऐसे करेगा ना, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इनका डायरेक्शन इधर होगा। इसलिए हम लोग क्या किया है, यहाँ माइनस TSU किया है, और इसकी पोजीशन कहाँ होगी, d/2 माइनस d डैश, d/2 माइनस d डैश पे इसकी पोजीशन होगी। और फिर आपका MU का फार्मूला आप लोग इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो ये फार्मूला एक बन जाएगा। इस पे हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल आगे जल्दी से। देखिए क्या दिया है, ए रेनफोर्स्ड कॉलम सेक्शन इज़ 250 mm इंटू 500 mm इज़ प्रोवाइडेड विथ रेनफोर्स ऑफ AST/ASC इक्वल्स टू 1964 mm स्क्वायर इसका एरिया है। M 15 लेना है और FE आपको 250 लेना है। फाइंड PU और MU फॉर XU इक्वल्स टू 550 mm आपको दिया है XU। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन आपको 500 mm का दिया है और न्यूट्रल एक्सिस आपको 550 mm का दिया है। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि जो क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा होगा न्यूट्रल एक्सिस, तो ये चीज़ आपको करना है कि ये सेकंड वाला केस है, दूसरा वाला केस है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं क्वेश्चन आगे। हम फाइंड आउट करते हैं कि पहले इसकी पोजीशन कहाँ होगी, 3/7 XU कहाँ होगा। तो D की वैल्यू हमारी कितना है, 500 है, तो 214.3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी 214.3 हो जाएगी, ये जितना पोर्शन में रेक्टेंगल बना है, ठीक है। इसके बियॉन्ड तो आपका क्या होगा, पैराबोला बनेगा ना। पैराबोला कितने डिस्टेंस पे बनेगा, पैराबोला टोटल जो आपको 550 दिया हुआ उसमें से ये इतने डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमको मालूम है कि ये पूरा 500 है, ये पूरा 550 है, तो डिस्टेंस ये डॉट डॉट वाली कितनी बचेगी, 50 बचेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें पता है, देखिए इसको एज्यूम करते हैं ऐसे है, इस पर क्या है, ये वैल्यू है कहीं 0.002, ठीक है। इस सेंट्रोइडल पे इसकी वैल्यू आपको 0.002 होती है, इतना पता होगा। हमको क्या निकालना है, ESC निकालना है। अभी एज्यूम करते हैं कि आपको निकालना है, सॉरी मान लीजिए एज्यूम ESC ये है, ESC ये है आपका, ESC आपको निकालना है। ये इतनी डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 214.3। अब क्या करना है आपको, टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी बचेगी, ये इतने, ये 214 है, ये बची हुई डिस्टेंस कितना 285, इसमें 50 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 335.7। ये इतना 285 है, तो इसमें 50 और जोड़ोगे ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, ये मालूम है आपको, ये कवर कितना है 50 mm का है, कवर आपको 50 mm दिया हुआ है, तो आप 50 इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। 50 इसमें से माइनस करेंगे आप, या इसको इस तरह ले सकते हो क्वेश्चन को। देखिए
टोटल क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, ये पूरा क्या है, ये एक्स यू ही तो है, ये आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 550 ही तो होगा। तो 550 में से 50 गया तो कितना बचा, 500 बचा। तो ESC अपॉन 500 इक्वस टू 0.002 अपॉन 335.7, तो उससे ESC आ जाएगा। EST कैसे निकालेंगे, EST कहाँ है, EST यहाँ कहीं है, ठीक है। EST ये है ना, तो यहाँ से ये भी आपको 50 mm दिया हुआ है, ये 50 ये 50, तो EST आपका किसने पोजीशन पे है, 100 mm पे है, ये EST है। तो EST अपॉन 100 इक्वस टू 0.002 अपॉन 335.7, ये EST निकल गया, ESC आ गया। अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग का जो केस था हमारा, इससे पहले हम लोगों ने जो पहला फर्स्ट केस पढ़ा उसमें हमने FSC और FST की वैल्यू निकालना सीखा था। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, जो आपका ESC है उसकी वैल्यू क्या है, EST है उसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू 0.003 है, तो इसका मतलब 0.001 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो हमारा जो FSC होगा वो क्या होगा, 0.87 FY होगा। तो हमने क्या किया, 0.87 FY से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल आ गया। लेकिन EST की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.0006 है। तो ये 0.0006 है, तो इसका मतलब ये छोटी है तो क्या होगा, स्ट्रेन इंटू ES करना पड़ेगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू 0.0006 है, इंटू ES की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁵ है, तो वो 120 आ गया। ये आया 217.5, ये 120, ठीक है। तो FCC हमारा कितना आएगा, FCC का फार्मूला सिंपल होता है, FCC का क्या फार्मूला होता है, FCC का फार्मूला होता है 0.446 FCK, ठीक है। यहाँ से आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए FCC आपका आ गया 6.69 Nm/m² हो गया ये, ठीक। तो हम जानते हैं क्या, XU इक्वस टू K × D, XU की जो वैल्यू है, XU का जो फार्मूला है वो क्या होता है, K × D होता है, ठीक। हमने अभी पढ़ा ना इसको, K × D, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, XU/D, तो XU की वैल्यू 550 है, D की वैल्यू 500 है, तो ये 1.1 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, 1.1 हो गया। अब क्या करना है, आपको, देखिए हमने इतना कर लिया, K की वैल्यू 1.1 आ गई आपकी। अब क्या करना है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, सिंपल अभी ये फार्मूला है आपका, अब ये सिंपल आपका फार्मूला है, फार्मूला बेस चल रहा है काम, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये 0.446 FCK D × 1 - 4/21 4/7K - 3 का होल स्क्वायर। K की वैल्यू आपने 0.11 निकाला है, 1.11 सिंपल आपको FCK 15 दिया है, D आपको 500 दिया हुआ है, K आपको 1.1 दिया है। आप सॉल्व करेंगे तो K1 का मतलब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया आपका आ जाएगा 2880, ठीक। इसके बाद क्या करना है, K2 निकालना है। K2 क्या होता है, सेंट्रोइडल लेंथ होती है, ठीक है। सेंट्रोइडल लेंथ आप निकालेंगे, कितना आ जाए, 221.5 mm²। सिंपल है, कोई फार्मूला इसमें, G की वैल्यू आप फंस सकते हो, G का सिंपल फार्मूला होता है, G का फार्मूला हमने बताया है आपको क्या होता है, 0.446 FCK अपॉन 4/7K - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकालोगे G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G की वैल्यू आएगी 4.84। तो यहाँ G की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 1.5 mm। इसके बाद निकालेंगे क्या, CCU, CSU और TSU, तीनों का फार्मूला है, इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे K1 को, ये आ जाएगा 720। CSU निकालेंगे, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। FSC और FCC हमने निकाला अभी, FCC ये आया है, FSC हमारा ये आया है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ये इतना आ गया। TSU हमारे FST भी हमने निकाला अभी, FST हमारा कहाँ है, ये 120, FST भी निकाले हैं। एरिया भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1964, ये 235.68 आ गया। अब क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड है, तीनों फोर्स आपके एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तीनों को हमने क्या किया है, सिंपल ऐड कर दिया गया है। अल्टीमेट मूवमेंट कितना है, अल्टीमेट मूवमेंट का सिंपल फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे हमने क्या किया है, वैल्यूज़ को पुट किया है। तो मूवमेंट आपका कितना है, 56.19 किलो न्यूटन क्या आ गया, मूवमेंट आ गया, इतना मूवमेंट आपका आ गया है। तो क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है।
PU और MU आपको निकालना था। PU आपका ये आया, MU आपका ये आया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है इसके, तो इसलिए आप लोग अगर सावधानी से करेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसी टॉपिक का इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है इंटरेक्शन कर्व। ये कर्व आपका SP16 में मिलता है, ये आपका एक स्पेशल कोड है एक, ठीक है, स्पेशल पब्लिकेशन 16। इसको इससे थ्रू आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो ये इस टाइप का एक कर्व होता है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ से ये एक कर्व है, ये मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी शो करता है। इसके ऊपर का रीजन क्या होता है, एक्सियल कंप्रेशन शो करता है। यहाँ से ये कर्व ये जो पोजीशन है वो कंप्रेशन जोन दिखाती है। इधर क्या होता है, टेंशन जोन और रीजन थर्ड हम लोग, या टेंशन रीजन कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें जानने लायक कुछ नहीं है, इसमें केवल इतना है कि PU और MU का बीच में रिलेशन दिखाया गया है, ग्राफ दिखाया जाता है, जिससे हम लोग अपनी वैल्यू क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं। इसकी इस ग्राफ के हेल्प से परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी बताते हैं। देखिए, इसको क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन का हेल्प लेते हैं, उससे भी पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द रेनफोर्समेंट ऑफ एन RCC कॉलम गिवन फॉलोइंग। साइज ऑफ कॉलम आपको कितना दिया है, 450 × 450 mm साइज ऑफ कॉलम है। कंक्रीट का मिक्स कितना है, M25 है। रेनफोर्समेंट कितना है, Fe 415 है। लोड आपको दिया है 2500 किलो न्यूटन। फैक्टर लोड कितना है, 180 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको रेनफोर्समेंट निकालना है। रेनफोर्समेंट मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारा जो डाया होगा स्टील का वो कितना होगा, 25 mm का होगा, और कवर जो होगा, क्लियर कवर, वो कितना होगा, 40 mm का होगा। तो हमारा जो इफ़ेक्टिव कवर होता है, जो D' होता है, अभी हमने जैसे कोई एक एग्जाम्पल लिया जाए, ये जो D' होगा वो क्या होता है, इस स्टील के सेंटर से ये क्लियर कवर का मतलब ये इतनी डिस्टेंस, स्टील के सेंटर से इसकी डिस्टेंस D' तो हम लोग ऐड करनी पड़ेगी ना, डाया का आधा। डाया आपको कितना है, 25 का आधा इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 40 आपका क्या है, क्लियर कवर। तो इफेक्टिव कवर 52.5 आ गया। तो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं D'/D सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इंटरेक्शन कर्व के लिए, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो D'/D आपको कितना दिया गया, 52.5। D आपको कितना है, 450 का कॉलम दिया हुआ है, तो 0.12 आ गया। ये आपका कर्व में आपको ये वैल्यू, ये समझ लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। अगला क्या स्टेप है, अगला है आपको PU/FCK BD। PU/FCK BD आप फाइंड आउट करेंगे। PU आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2500 आपको लोड दिया हुआ है, ठीक है। आप किलो न्यूटन में दिया है, उसका आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इतना आ गया। FCK 25 ग्रेड का कंक्रीट है, क्रॉस सेक्शन 450 × 450 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आया 0.494, ठीक है, ये इतना आ गया। MU/FCK × BD², ये भी फार्मूला है। PU और MU के बीच में रिलेशन दिया गया है, तो हम सारी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ग्राफ की हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। PU/FCK BD², मूवमेंट कितना हुआ है, 180 × 10⁶, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, 180 दिया है। तो FCK 25 है, B आपका 250 है, D आपका 250 का होल स्क्वायर हो गया। ये इसकी वैल्यू 0.079 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कोशिश ये करिएगा कि इस चार्ट को आप नेट से डाउनलोड कर लें। चार्ट तो खैर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई अगर बुक होगी तो उसमें आपको ये चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको आसानी से फाइंड आउट किया जाए। देखिएगा, ये इसी टाइप का कर्व होता है, ये इंटरेक्शन कर्व कहते हैं इसे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, D'/D की वैल्यू क्या है, 0.005 है, और हमारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में हमारे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.12 है। तो हम ऐसे उसमें जाएंगे कि जहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो, 0.12 हो, और हमारा जो ग्रेड है वो कितना है, 450 का है। तो 450 ग्रेड के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए 415 ग्रेड है, D/D का रेशियो 0.15 दिया हुआ है और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.12 आ रही है। हमारी वैल्यू कितनी है 0.12 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका एवरेज में ही लेना है, तो आप लोग को थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आप लोग। तो हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ को लेके चलते हैं। इस ग्राफ में देखते हैं क्या है, PU/FCK/BD, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 0.494। ठीक है, तो 0.494 कहाँ आएगा, 4945 के करीब आएगा। ठीक, आगे क्या है, MU/FCK/BD की जो वैल्यू कितनी है 0.079, तो 0.079 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा। तो ये 5 के करीब है, ये यहाँ करीब है, ये जो है कट कहाँ करेगा, नियरली 1 पे करेगा। ठीक है, नियरली ये कहीं इधर कहीं जाएगा। तो हम लोगों ने क्या मान लिया है, क्योंकि हमारा ये ग्राफ जो है थोड़ा सा, आप लोग चाहो तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो 0.05 से, लेकिन 0.12 आपका क्या है, इसका ये है, तो ये थोड़ा सा इससे फार अवे है और ये इसके क्लोजर है, तो इसलिए हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो आप देखेंगे कि इसको हमने वैल्यू क्या मान लिया है इसकी, PU/FCK की 0.10, और ये जो वैल्यू देता है PU/FCK की ही वैल्यू दे रहा है। ये अलग अलग ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए अलग अलग टेबल बनाया गया है। ये इसका परसेंटेज 0.02 है, इसका 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है। ठीक है, धीरे धीरे परसेंटेज आपका अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग रहता है। तो यहाँ से देख लीजिए आप PU/FCK की वैल्यू इतनी आई है, FCK आपको 25 दिया हुआ है, तो आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील आपका 2.5% आ गया। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालने के, सिंपल आपका RCC पढ़ रहे हो तो RCC में आप लोग इतना जानते ही हो कि सिंपल एरिया ऑफ स्टील निकालने का क्या फार्मूला होता है, P/B/D/100। P आपको कितना है 2.5/100, 450 × 450, तो 50-62.5 mm²। ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसमें अलग अलग हम पढ़ाते तब भी आपको शायद ना समझ में आता है, इसीलिए इसको एक ही उसमें कवर करने की कोशिश किया गया है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।